गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए प्रश्नावली 16.1 का पहले मैं चौथा क्वेश्चन करता हूं। चौथा प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप पहले प्रश्न को देखिए, 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि घन के केवल एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर का। तो खाली घन के अंदर एक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर का है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 100 सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर, जैसा कि नाम से लग रहा है वर्ग सेंटीमीटर का मतलब आपको इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो आपको 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको 6 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और तो आपको एक काम करना है, जो 100 पृष्ठ का जो 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो पृष्ठ दे रखा है उससे आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है, भुजा। और आप इस बात को जानते हैं कि घन के अंदर प्रत्येक जो भुजा है, प्रत्येक जो पृष्ठ है वो समान होता है। हर पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग की जो सभी भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। आपको वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर देते ही आपको पहचान जाना है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है या आयतन दे रखा है, वहीं से पहचान जाना है आपको। तो आपको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर का। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। और इसका मतलब क्या हुआ कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, या भुजा स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 वर्ग सेंटीमीटर। एक ही बात है। मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं, वर्गमूल, जिसको क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो भुजा बराबर 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो 100 का वर्गमूल करने पर भुजा कितने की आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। कितने की आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। सही बात है। चलो एक घन की भुजा तो अपने पास में 10 सेंटीमीटर की आ गई। अब प्रश्न में पूछना क्या चाहता है कि इस घन को काट कर, और वो भी किसके समांतर काटा उसने, आधार के समांतर और समतल रूप से काटा है। इसको समतल रूप से काटने का मतलब क्या हुआ कि उसको उबड़ खाबड़ नहीं काटा है, बिल्कुल लेवल के बराबर काटा है, बिल्कुल आधार के समांतर। जिस प्रकार आधार बिल्कुल सीधा होता है वैसे ही घन को भी बीच में से आधार के समांतर क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में काट दिया। अब आप जानते हो कि जब 2 बराबर भागों में किसी वस्तु को काटा जाता है तो उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उन्होंने जब बराबर बराबर काटा तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी। अब आप जानते हैं कि वर्गाकार के अंदर सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की है। जब आप उसको आधार के समांतर काटोगे तो लंबाई, अच्छा पहले बात आकृति बनेगी किसकी, पहली बात आकृति बनेगी किसकी, आकृति बनेगी घनाभ की। हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर किसी घन को आधार के समांतर यदि काटा जाता है तो आधार के समांतर घन को काटने पर बनता है घनाभ। क्या बनता है, घनाभ। और घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज होती है। घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो ऐसी परिस्थिति में घन को आधार के समांतर काटने पर, आधार के समांतर काटने पर घनाभ प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। अतः उस घनाभ का
घनाभ की लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लंबाई में 10 सेंटीमीटर रहेगी, उसकी चौड़ाई भी जो है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आधी हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आपकी लंबाई चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि आधार के समांतर काटा है तो बीच में से काटने पर उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बराबर बराबर भागों में काटा है इसने, बराबर बराबर भागों में। अब आपको इस घनाभ का जो काटा था, उस काटे में घनाभ का क्या कहता है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। हल करो, 2 गुणा लंबाई 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 10। सही बात है? हल करो इसको। 2 गुणा 100 को 10 को 10 को गुणा करो 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 50 100, 100 100 200, तो 2 गुणा 200 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का उस का जो काटी गई जो आकृति थी, उस काटी गई आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है साहब? तो ये तो है चौथा प्रश्न। अभी चौथे प्रश्न में कोई पूछने वाली बात यही थी कि आपको घन को अगर जब काटा जाता है आधार के समांतर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी। उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अच्छा एक बात और, अगर घनाभ को काट दे तो भाई प्रश्न तो बनता ही है, प्रश्न तो बनता ही है। अगर इस घन की जगह अगर घनाभ को काटा जाता तो भाई साहब आधार के समांतर काटोगे तो घनाभ को आधार के समांतर काटने पर घनाभ ही रहेगा, खाली उसकी ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी बराबर काटा है तो। और यदि लंबाई के समांतर यदि काटा है बीच में से, तब लंबाई आधी हो जाएगी और चौड़ाई में और उसकी ऊंचाई की क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लीजिए ये घनाभाकार है, ये कोई घनाभाकार आकृति है, आपको यदि दिख रहा हो तो ये घनाभाकार आकृति है, दांत निकाल रहा है, घनाभाकार आकृति है। अब इस घनाभाकार आकृति के अंदर क्या होगा? अगर मैं इसको आधार के समांतर काटूंगा, आधार के यदि मैं समांतर काटूंगा तो घनाभ ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको लंबाई के समांतर काटूंगा यूं बीच में से, तो जाहिर सी बात है वो घनाकार आकृति बनेगी। इस प्रकार से क्या बन जाएगी? वो घनाकार आकृति बन जाएगी। ऐसी स्थिति में लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई के क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आकृतियों को मोड़ना और आकृतियों को मोड़ करके नई आकृति बनाना। तो ये तो था चौथा सवाल। अब आओ पांचवें के अंदर। पांचवें के अंदर कहता है बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का लकड़ी की आपको प्रश्न के अंदर मोटाई दे रखी है, लकड़ी की मोटाई आपको प्रश्न में 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, और क्या कहा कि इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा याद करना है। तो भाई साहब अंदर की तरफ अगर पेंट करवाता है तो आपको क्षेत्रफल भी आंतरिक ही चाहिए, अंदर का ही चाहिए, बाहर का क्यों? जबकि बात तो बाहर की दे रखी है, तो आपको जो बाहर की जो बात दे रखी है उसको किसकी में बढ़ाओ? आंतरिक बात में बढ़ाओ। अब समतल आकृतियों के अंदर आंतरिक माप से यदि बाह्य माप यदि याद करनी हो, या बाह्य माप से अगर आंतरिक माप याद करनी हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी वस्तु की मोटाई का डबल
किसी वस्तु की मोटाई का आपको डबल घटाना है। बाहरी माप से आंतरिक माप ज्ञात करना हो तो घटाना पड़ेगा, आंतरिक माप से बाहरी माप ज्ञात करना हो तो जोड़ना पड़ेगा, वो भी डबल। लेकिन यहां पर तो ढक्कन नहीं है, इस घनाभ के ढक्कन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब ढक्कन नहीं है तो बताओ ऊंचाई एक कम तो सीधी कम हो गई, ऊंचाई तो कम हो गई ना, ऊंचाई कम हो गई तो ऐसी स्थिति में आपको सिंगल ही घटाना पड़ेगा। अगर ढक्कन होता तो फिर तुम्हें डबल काउंटिंग घटाता, दुगना क्या करता, घटाता। तो आओ पहले बाहरी माप दे रखी है, उस बाहरी माप से मैं आंतरिक माप याद करता हूं। तो आंतरिक लंबाई, तो आपको बाहरी लंबाई दे रखी है 146 सेंटीमीटर की, तो मैं 3 गुणा 2 डबल काउंटिंग घटाऊंगा, या आप 3 + 3 भी लिख सकते हो, 3 + 3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 146 - 3 दूनी 6 बराबर 140 सेंटीमीटर की तो हुई लंबाई, और वो भी आंतरिक। और आंतरिक लंबाई के बाद में आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक चौड़ाई के लिए आपको पहले बाह्य चौड़ाई दे रखी है 116 सेंटीमीटर की, सही है, और माइनस उसकी लकड़ी की मोटाई का डबल काउंटिंग उठाऊंगा, 116 - 6 बराबर 110 सेंटीमीटर की, सही। लेकिन भाई साहब जहां तक ऊंचाई की बात आती है तो ऊंचाई तो 83 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन आपको सिंगल ही घटाना है, 3 सेंटीमीटर की घटानी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन की ऊंचाई तो एक कम तो सीधी कम हो गई बगैर ढक्कन का, सही बात है। तो ये सिंगल काउंट डबल काउंटिंग घटाने के लिए ढक्कन तो वैसे ही हट गया, तो ढक्कन की ऊंचाई तो वैसे कम कर देनी है, और बाकी जो बच गया लकड़ी की मोटाई वो तो घटाओ ऊंचाई के अंदर, घटाओ तो कितने सेंटीमीटर बच गई, 80 सेंटीमीटर। अब भाई साहब इसका आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उससे सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात करो। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तब आंतरिक, वो भी कौन सा, आंतरिक। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बक्सा है, बक्सा घनाभाकार होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई, सही बात है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 गुना लंबाई, लंबाई 140 गुना चौड़ाई 110 प्लस चौड़ाई 110 गुना 80 प्लस 80 गुना 140, सही बात है। हल करो साहब इसको, 2 गुना 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 15,400, 15,400 प्लस 8800 प्लस 8 जोड़ 32, 11,200 भाई, 14 × 112 भाई, 8 चौक 32, हाँ सिर्फ 3, 8 एकम 8 3 11, तो 112 तो ये अगर 2 जोड़ी होगी 11,200, सही। टोटल करो इसका, 2 गुना 15,000, 15 और 8 23, 23,000 और 23 जोड़ेंगे इधर 34 और 1 35, 35,400, 35,400, 35,400 को गुना कर दो 70,800, 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन भाई साहब इसके ढक्कन भी तो नहीं है, तो ढक्कन का क्षेत्रफल तो घटाओ, ढक्कन का क्षेत्रफल तो क्या करो, घटाओ। तो ढक्कन का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो, ढक्कन का क्षेत्रफल, और घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, सही बात है। तो लंबाई तो थी कितनी, आंतरिक 140, और चौड़ाई कितनी थी 110, 110, तो 140 को 110 से गुना करेंगे 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब भाई साहब बात ऐसी है कि आपको इसका रंग करवाने योग्य अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से सफेदी योग्य क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में से आपको ढक्कन का क्षेत्रफल घटा देना है, ढक्कन का
क्षेत्रफल घटा देना है, सफेदी कराने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 70,800। 70,800। तो 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अच्छा ढक्कन का क्षेत्रफल 15,400, तो 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा दो भाई साहब, कितने बच गए? इधर 5 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खर्चा कैसे पूछा? बोले 2 रुपए और वो भी 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आप खर्च रंग करवाओगे 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 2 रुपए बोल रहा है, देखो इसलिए रंग करवाने का खर्चा, रंग करवाने का खर्चा 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 2 रुपए का, इसलिए 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? आप गणित के रूल को ध्यान में रखिए, अपने आप हल हो जाएंगे, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। इसको हल कीजिए साहब। 2 0 से 2 0 कट गई, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देता हूं। 2 गुणा 55.4, 55.4 पॉइंट लगा दिया, भाग लग गया अपने आप ही। 0 55 गुना 110, 10 मतलब 4 दूनी 8, 110 रुपये 80 पैसे लगेंगे। चेक करना। तो उसको रंग करवाने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 110 रुपये और 80 पैसे। 110 रुपये और 80 पैसे का उसको रंग करवाने का खर्चा वहन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सही। यह था आपका 5वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 में आइए। प्रश्न नंबर 6 में, सही। प्रश्न नंबर 6 में आइए साहब। तो घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। वो योग दे रखा है आपको कितना? 19 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। मैं इसको समीकरण के तौर पर लिखूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर। सही बात है, इसको कोई गलत थोड़ी लिख दिया। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर। सही बात है। तीनों भुजाओं का योग दे रखा है आपको। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। एक समीकरण तो बन गया। दूसरे समीकरण के लिए क्या कहता है? विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। अब आप इस बात को जानते हैं कि घनाभ का जो विकर्ण ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं? स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और बराबर ऑलरेडी इसका मान दे रखा है, बोले 11 सेंटीमीटर इसका विकर्ण आता है। 11 सेंटीमीटर क्या आता है? इसका विकर्ण आता है। ठीक है। अब मैं इसका वर्गमूल हटाऊं, ये कर्णी चिन्ह का हटाऊंगा तब जाकर के सवाल हल होगा। तो कर्णी चिन्ह को हटाने के लिए क्या करूंगा? मैं इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर कर्णी चिन्ह हट जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर, ये वर्ग करने का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका भी वर्ग और बराबर 11 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो वर्ग करने पर ये कर्णी चिन्ह जो है ना वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही बात है। और बराबर इसका वर्ग करेंगे 121।
इसका वर्ग करूंगा तो 121। सही बात है, ठीक साहब। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण तो हो गए साहब, हमारे पास में 2 समीकरण तो हो गए। पहले से नहीं शायद आप समझ रहे हैं इस चीज को, आपने पूछा था इस सवाल को। अब अपने पास में 2 समीकरण तो हो गए। अब सवाल या प्रश्न ये उठता है कि इस सवाल को अब हल कैसे करें। तो मैं ये जो समीकरण नंबर 2 का ये जो वाम पक्ष दे रखा है, इस वाम पक्ष को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, इसका होल स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। आपने 9th क्लास के अंदर इसकी सर्वसमीका पढ़ रखी है, इसकी एक सर्वसमीका पढ़ रखी है। वो सर्वसमीका क्या कहती है? वो सर्वसमीका कहती है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई गुणा 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई लंबाई। यही था। आपने पहले एक समीकरण पढ़ रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कक्षा 9th के अंदर की सर्वसमीका है ये। उसकी सर्वसमीका क्या थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2xy 2yz 2zx। आपने 9th के अंदर ये सर्वसमीका पढ़ी थी आपने, और वो भी आपके 9th क्लास के अंदर 4थी प्रश्नावली के अंदर ये सर्वसमीका थी। अब ये जो सर्वसमीका दे रखी है, इस सर्वसमीका के अंदर आप जो भी आपके पास में मान उपलब्ध है वो मान रख दो, और बाकी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये मान अब सोल्व हो जाएगा। तो इस समीकरण के अंदर अपने अपने मान रखो साहब, अपने अपने मान रखने पर देखिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का तो मान दे रखा है आपको 121। तो इसका मान तो हो जाएगा 121 बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका योग दे रखा है ऑलरेडी 19। कितना दे रखा है? 19। ये लो साहब 19 गुणा 2 गुणा लंबाई गुणा प्लस 2 गुणा लंबाई ऊंचाई प्लस 2 गुणा ऊंचाई लंबाई। सही बात है, ठीक साहब। हल करो इसको। ये गुणा में तो पक्षांतर करने में किसको हो जाएगा? भाग में करो 121 बटा 19 बराबर। अच्छा इसमें देखिए 2 को बना रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है? 2 को बना रहा है। तो 2 को बनाने पर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बच गया, इधर चौड़ाई गुणा ऊंचाई बच गया, और इधर ऊंचाई गुणा लंबाई बच गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। अब आप यदि इसको हल करेंगे तो हल करने पर अपने आप भी इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब आप इसको हल करो। पहली बात तो इसका भाग दो, भाग देते आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होकर के आ जाएगा।